नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, ऐसा हम कामना करते हैं। और साथियों, अभी हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज में हैं और जो 72 बीपीएससी होने वाली है आगामी, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के हम लोग पीवाईक्यू को डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हम लोग केवल 360 डिग्री पे एनालिसिस करें, मतलब न केवल एक आंसर को जानने का प्रयास करते हैं बल्कि उसके इर्द गिर्द तमाम जानकारी को बिल्कुल 360 डिग्री में घुमा करके देख रहे हैं। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अंतिम प्रहार कि मतलब अब जो 72 बीपीएससी है वो बिल्कुल अंतिम मान के चल रहे हैं और ये फिल्म्स लास्ट फिल्म यानी कि वाईपीएलपी प्रोग्राम। आज ही आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, जोश आईएएस पीसीएस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जिन साथियों को 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए वो आज ही हमारे इस ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और जो भी उनकी स्टूडेंट की क्यूरीज है, कंसर्न है, वो आप उसे मैसेज ड्रॉप करें और या कॉल करके डायरेक्ट आप अपनी समस्या रख सकते हैं और जुड़ जाएं। इस ग्रुप से जुड़ने का एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि अगर आपके पास जो कोई समस्या होगी किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और काफ़ी आपकी पॉजिटिव आपको हेल्प किया जाएगा। और साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ जाए। और इसमें आपको एक बात ये कि साथियों, इसमें आपको 1-to-1 जो है एक मेंटोरशिप के तहत आपको जूम मीटिंग के तहत आपको लिंक भी दिया जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लाइव क्लास कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की कक्षा में। आज हम लोग जो क्लास करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें आज हम लोग 101 से 150 तक के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन थीम बेस्ड है, कौन नया क्वेश्चन है, और साथ ही साथ कि इसका आंसर यही क्यों होगा ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और जो भी आंसर आपको यहाँ पे बताया जाएगा वो बीपीएससी का जो वेरीफाइड आंसर होता है उसके ध्यान में रख करके बताया जाएगा। तो चलिए देर न करें, आप लोग भी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा। आपने तो पढ़ाई किया ही होगा तभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि 10 इयर्स के पेपर्स को आप अच्छे से कर लीजिए, 10 इयर्स के पेपर्स को अच्छे से कर लीजिए और 360 डिग्री में अगर कर लिए, पूरे अच्छे से डिटेल एनालिसिस कर लिए, तब तो मान के चलिए कि आप किसी भी अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 101 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से। अब यहाँ से आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी हम लोग जानते हैं। तो साइमन कमीशन को कौन कमीशन के नाम से जानते हैं? व्हाइटमैन कमीशन। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, व्हाइटमैन कमीशन ये हो गया। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो आपको दिया गया हेडिंग दिया गया है कि मतलब ऐसा कौन कमीशन था, सदस्य था जिसमें ये मतलब न होने से, शामिल भारतीय सदस्य न होने से मतलब उसमें बेचैनियाँ, जब ये कमीशन भारत आया तो उसमें ऐसा था कि एक भी भारतीय नहीं होने के कारण जो भारतीय जो है उस कमीशन को, साइमन कमीशन का विरोध किए। तो ये कौन सा कमीशन था? तो ये साइमन कमीशन था और इसलिए 101 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब इसको व्हाइटमैन कमीशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, ये ध्यान पे रखेंगे, 7 सदस्य थे, लेकिन एक भी जो था वो भारतीय नहीं था, एक भी सदस्य जो था भारतीय नहीं था। तो इसलिए ये कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन कहा गया और भारतीयों ने इसका काफ़ी विरोध किया। और यहाँ से एक फैक्ट आप ये भी ध्यान पे रखेंगे कि इस साइमन कमीशन कब आया भारत? तो ये 3 फरवरी, इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फरवरी 1928, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा कि साइमन कमीशन आखिर आने का कारण क्या था, क्यों लाया गया? तो साइमन कमीशन आने के पीछे उसका उद्देश्य ये था, 1-2 उद्देश्य आप ध्यान पे रख लीजिए और 1-2 नोट्स कर लीजिए। एक तो सबसे पहले इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार जो अधिनियम थी, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919, एक सेकंड, अधिनियम 1919
जो आया था उसकी जांच के लिए आया था, इसकी जांच के लिए आया था कि ये अधिनियम जो है कितना प्रभावी रूप से काम किया है या नहीं किया, इसकी जांच के लिए था ये साइमन कमीशन। दूसरा जो था कि जो संवैधानिक सुधार के संबंध में भी था, संवैधानिक सुधार के संबंध में भी था। तो एक दो पॉइंट ये याद रख लेंगे कि एक तो था कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था उसके जांच के लिए था, दूसरा था कि संवैधानिक सुधार को ध्यान में रख करके ये कमीशन आया था, साइमन कमीशन। ये 2-3 बातें आप याद रख लेंगे और इसका डेट इंपॉर्टेंट है 3 फरवरी 1928। और इस जब ये कमीशन आया साइमन कमीशन, उसमें 7 सदस्य थे टोटल और एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए भारतीय ने इसका पुरजोर विरोध किया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से साथियों हम लोग कहते हैं कि जब एक ऑप्शन को आप पढ़ते हैं तो न केवल आंसर को पढ़िए बल्कि उसके इर्द गिर्द तमाम जानकारी को आप रख लीजिए। अब एक चलिए ये क्रिप्स मिशन है, तो क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। यहाँ इस दोनों ऑप्शन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 102 क्या कह रहा है? किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? तो हम लोग जानते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस जी से एक दो फैक्ट ये भी ध्यान रखेंगे कि ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ये ध्यान पे रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आयोग और आपको इससे जानकारी प्राप्त करनी है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 क्या कह रहा है? हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। देखिए या तो इसमें कौन से पूछ रहा है, कौन से ऐसे पर्सनालिटी थे जो ये बात बोले थे कि हम तो या तो भारत को आज़ाद करेंगे या उसकी आज़ादी में खुद को मर जाएंगे। तो ये महात्मा गांधी जी ऐसा भारत छोड़ो आंदोलन के समय बोले थे। कब बोले थे ये नारा? कब नारा ये दिए थे? करो या मरो का नारा कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका डेट इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942, ये ध्यान पे रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन होने का एक ही कारण था कि एक तो कारण तो कई बहुत से थे लेकिन एक मेन जो कारण था ये आप ध्यान पे रखेंगे कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का एक बिगुल फूका गया और तमाम जगह से जो भारत के मतलब हर वो स्टेट से, हर वो शहर से वो आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिसमें विद्यार्थी से लेकर के जो भी तमाम नेताएं थे, कांग्रेस हो या कांग्रेस से अलग भी इतर भी हो, सभी ने उनका सपोर्ट किया और कहा कि नहीं अब तो भारत को मतलब अंग्रेज को जो है भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरह से मतलब और इसी संदर्भ में गांधी जी बोले थे कि करो या मरो, या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या तो मर जाएंगे इस लड़ाई में। भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी। इनका टाइम पीरियड था 1940 से 46, ये ध्यान पे रखेंगे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे थे, ये ध्यान पे रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आयोग पूछ चुकी है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार का थीम है, बीपीएससी का थीम है, बस ये ध्यान पे रखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? बांटो और छोड़ो, ये मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे वो ये कंसेप्ट दिए थे कि बांटो मतलब देश को विभाजन कीजिए भारत और पाकिस्तान में और इस देश को छोड़ दीजिए। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। तो चलिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इस पर बहुत ज़्यादा बात ऐसा करने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 105 नंबर क्वेश्चन,
किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो हम लोग जानते हैं कि जो 2 स्वतंत्र देश की जो बात होती है जिसमें भारत और पाकिस्तान होते हैं, वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो अधिनियम था उसमें ऐसा कहा, प्रावधान किया गया था कि 2 देश का जो है विभाजन होगा, मतलब भारत और पाकिस्तान जो है 2 देश बनाए जाएंगे। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के, याद कर लीजिए। और एक इससे जुड़ा हुआ फैक्ट ये जो है उससे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसमें कौन था, इसकी विशेषता क्या थी, ये आप लोग ध्यान पे रख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था, एक तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात आती है कि इसमें प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। और जब 1935 का जो अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसमें प्रांतों से केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। और 1935 के ही अधिनियम को नेहरू जी के द्वारा जब लाया गया था भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो नेहरू जी बोलते हैं कि एक हमें ऐसी कार दी गई है। नेहरू जी का एक स्टेटमेंट है जो पूछा भी गया है बीपीएससी के द्वारा, शायद 66 बीपीएससी में, कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें चाबी तो है हमारे पास लेकिन ब्रेक हमारे पास नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट इस अधिनियम से जुड़ा हुआ नेहरू जी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो एक तो है कि किस कांग्रेसी नेता होम रूल लीग की बात कर रहा है, एक तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि होम रूल लीग से 2 व्यक्ति जुड़े हुए थे इनिशियल में, बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट जी थी जो वो जुड़ी हुई थी। तो इसमें जो इसका है, जो बिहार की बात जब यहाँ पे कह रहा है, तो इसमें एनी बेसेंट जी का नाम आएगा। एनी बेसेंट जी जो थे वो बिहार आई थी और मतलब होम रूल लीग की गतिविधियों को जो है मतलब स्ट्रॉन्ग करने का, मजबूत करने का एक प्रयास की थी। और इसका डेट भी इम्पोर्टेंट है 1918, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन। 107 क्वेश्चन देखिए कितना रिपीटेड थीम है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो किसके बीच समझौता हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि चंपारण एग्रीगेशन कमेटी जो है वो चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में उससे जुड़ा हुआ है। और ये किसके किसके बीच में होगा, अथवा सा आप ऐसे लॉजिकल गेस कीजिए कि किसके किसके बीच में होना चाहिए। ये 2 व्यक्ति का जब बात होगा, ये समझौता था जब चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, तो उसमें कौन एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट थे? एक तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी आंदोलन में गांधी जी प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे और ये सबसे सफल आंदोलन होने के बाद ही भारत में एक मतलब कहीं ना कहीं एक लोगों में एक विश्वास जगा कि नहीं, मतलब इस पर्सनालिटी पे गांधी जी के, कि गांधी जी जैसे नाम के भी कोई व्यक्ति है और ये हमारे मतलब आंदोलन को या हमारे देश की दिशा को बदल सकते हैं, ऐसा विश्वास जग गया था भारतीयों में। तो कौन ऐसा व्यक्ति थे? तो एक तो सबसे पहले कि जो भी होगा एक भारत सरकार तो होगा ही। जब भी कोई चीज़ का समझौता होता है तो एक तो जो जिस पक्ष का मांग होता है, जो देने वाला पक्ष होता है, दोनों पक्ष एक साथ मतलब मिलते हैं और अपनी बात को विचार विमर्श करते हैं और साथ ही साथ वो उस मुद्दे को लेकर के अपनी बात को रखते हैं। तो एक तो गांधी जी होगा और दूसरा कौन होगा? सरकार होगा। तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि कौन 2 व्यक्ति इसमें शामिल होगा। राजेंद्र प्रसाद थे, इससे जुड़े हुए थे बट वो हेड नहीं थे, लीडर, इनका मेन लीडर जो थे गांधी जी ही थे, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अनुग्रह नारायण सिंह नहीं, ये हटा दीजिए। राजकुमार शुक्ल जी तो बुलाए थे जब वो लखनऊ में अधिवेशन था कांग्रेस का, तो उस समय वो बताए थे कि गांधी जी को कि इस तरह से मतलब चंपारण में जो किसानों की दशा है, इस तरह की दुर्दशा है, उन्होंने अवगत कराया था गांधी जी से।
तो वो तो हेड थे नहीं, तो गांधी जी और भारतीय सरकार, ऐसे आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये जानते हैं कि ये चंपारण वाला घटना जो है, चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसको कहा जाता है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है, इतना याद कर लीजिए आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी 72 में भी पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग। 108 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में जो किसान सभा था उसके प्रमुख नेता कौन थे? आप लोग बताइए कौन थे? तो इसमें सहजानंद सरस्वती जी जो थे प्रमुख नेता थे। ये तो हो गया कि चलिए बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती जी थे। और अब इसमें जो भी 3 नाम है तो इसमें आप जानकारी इसको कर लीजिए। देखिए बाबा रामचंद्र से पिछले बार भी क्वेश्चन 68 में बीपीएससी पूछी गया था। किस से जुड़े हुए थे? ये अवध किसान सभा से जुड़े हुए थे, किसान सभा से, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। आचार्य नरेंद्र देव तो आप लोग जानते ही होंगे। आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। एक नाम इसमें और आता है, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, ऐसे आप याद रख लीजिए। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और राजकुमार शुक्ल के बारे में तो अभी बताए हैं कि ये राजकुमार शुक्ल जी जो थे, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसमें जो लखनऊ अधिवेशन जो कांग्रेस का हुई थी उसमें उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया और किसानों की दुर्दशा के बारे में देखने के लिए उन्होंने आग्रह किया, ये आप लोग जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है कंप्लीट, आज भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट पूछे जाते हैं, तो आप हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, साइंस को इग्नोर नहीं कर, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री और साइंस आपका जितना बेहतर रहेगा उतना ही आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस बेहतर होगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो एक तो हुआ साथियों कि अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बनाएं, एग्जाम में अटेम्प्ट ले, नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं गलत होने की संभावना रहेगी। तो इसमें आयोग जो आंसर लिया है वो डी लिया। आप डी क्यों लिया ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें जो भी नाम दिया हुआ है, गोराखरी के रघुनाथ सिंह, विक्रमपुर के राम नारायण और गोराखरी के सत्येंद्र, ये सभी नाम जो है इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो लाइन है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था, तो इसमें जिसको मारा गया था उसका नाम जो है रंगनाथ शर्मा, शहीद रंगनाथ शर्मा जी जो थे उनको राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय मतलब गोली मार दिया गया था। एक्चुअली नाम ये है, तो ये नाम आप याद रखिए, रंगनाथ शर्मा। तो इसलिए आयोग ने आंसर इसका डी लिया कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए एक तो आप इजली वे में आपका फर्स्ट माइंड में दिमाग ये कहेगा कि श्री कृष्ण सिंह। तो एक नज़रिया से देखा जाए फर्स्ट साइड तो ये आंसर ठीक है, श्री कृष्ण सिंह आप सही है। लेकिन अगर आयोग के अगर नज़रिया से देखेंगे या वैसे क्वेश्चन की प्रकृति देखेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, जिस समय ये पूछ रहा है कि 1939 का जो एरा है, समय है, वर्ष है, उसमें मुख्यमंत्री का कोई ऐसा कंसेप्ट था ही नहीं। उस समय क्या कहा जाता था, इस समय मुख्यमंत्री न होकर के क्या कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर। तो जब प्राइम मिनिस्टर का शब्द का मतलब यहाँ पे वर्ड नहीं उल्लेख किया गया तो इसका आंसर जो है आयोग ने डी दिया है, इस बेसिस पे डी दिया है। उन्होंने लिखा भी है आंसर के साइड में कि मतलब यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं था,
जिस समय ये 1939 का समय का जो बात किया गया उसमें न मुख्यमंत्री शब्द का कोई वर्ड नहीं था, प्राइम मिनिस्टर था। अगर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री रहता तो बेशक आपका आंसर जो है सी होता, श्री कृष्ण सिंह। जब ये क्वेश्चन में रहता कि मार्च 1939 में बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे या कौन बने, तो श्री कृष्ण सिंह, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री है तो इसलिए इसका आंसर आयोग ने डी लिया है और शायद सही भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं, हम लोग करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। 111 क्वेश्चन देखिए मैचिंग वाला है, थोड़ा अच्छे से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत इजी माना जाता है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है और आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। देखिए सबसे इसमें बनाने का एक ट्रिक्स हम आपको साथियों ये बता रहे हैं कि सबसे इजी तरीका ये है कि जब जो भी नाम आपको सबसे इजी लगे पहले उसके साथ आप जाइए। जैसे देखिए अगर मैं एग्जाम हॉल में रहती तो कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेती। यहाँ पे गिरनार है, गिरनार मुझे पता है कि गिरनार गुजरात में है, तो सीका टू देखिए कहाँ पे, एक ही जगह है और मेरा आंसर आ गया। आपको इसमें से किसी एक का भी नाम होगा कि पता होगा, जैसे कि प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है, ये भी मुझे पता है। डी का 1, तो देखिए डी का 1 2 जगह है, फिर भी आप 50-50 पे आ जाएंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आप गेस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर। सब क्वेश्चन आपको ज़रूरी नहीं कि कर्ण सुवर्ण आपको पता हो, प्रागज्योतिष पता हो, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे देख लेते हैं कि कर्ण सुवर्ण का है तो ये पश्चिम बंगाल में है, और प्रागज्योतिष का है तो ये असम में है, असम का पार्ट है। ये प्राचीन भारत के स्थल है और ये इस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एकदम बिल्कुल इसको क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे ही फिर से क्वेश्चन आयोग। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो साथियों ये जरूर देखिए कि क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव पूछ रहा है कि नेगेटिव पूछ रहा है, कि है या नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऋग वैदिक युग से संबंधित जो विदुषी है उसका नाम दे दिया गया और आपसे पूछा कि कौन से इसमें से नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि ऋग वैदिक युग से घोषा थी, अपाला थी, विश्वधरा थी, और गौर्गी जो थी वो ऋग वैदिक न होकर के कौन सी थी, उत्तर वैदिक युग से जुड़ी हुई थी, उत्तर वैदिक युग। ये आप लोग ध्यान से रखेंगे। तो इसका आंसर 112 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा, और ये सभी थी ऋग वैदिक युग के, ऋग वैदिक, ये ध्यान पे रखेंगे। आप लोग एक कमेंट करेंगे कि ऋग वैदिक युग का टाइम पीरियड और उत्तर वैदिक युग का टाइम पीरियड कौन सा था, ये आप लोग कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है साथियों तो अब बिल्कुल हमें कमेंट करें और हमें प्यार दें ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू। अब 113 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आप भी देखेंगे और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग भी। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूची 1 सूची 2 को के साथ आपको मिलाना है। देखिए एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, एक तरफ घटना है, स्थान है, और दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए व्यक्ति यानी संबंधित व्यक्ति है। तो चलिए सबसे जो वही वाली बात, वही ट्रिक्स कि जो सबसे इजी लगे आपको वही सबसे पहले आपको बनाना है। तो इसमें देखिए सबसे अगर हमसे पूछा जाएगा कि अगर मैं एग्जाम में रहूँगी तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। धर्म महामात्र की नियुक्ति कौन करेगा, इसमें आप ही बताइए। जब अशोक जैसे पर्सनालिटी होता है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अशोक युद्ध नीति से धर्म नीति की ओर आगे बढ़ा था और वो काफ़ी धार्मिक हो गए थे बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद। तो इसमें बी का 4 ये सबसे ईजी था और मतलब इसी को अप्रोच करना चाहिए था आपको। और सी प्रयाग की सभा कौन किए थे, वो हर्षवर्धन के काल में हुआ था, यानी कि सी का 2, बी का 4 और सी का 2। तो देखिए कितने जगह पे है, आपका आंसर इसी दोनों में से होगा, ये और ये आपका कट गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोल गंगम झील किससे, चोल काल किससे जुड़ा हुआ है, राजेंद्र प्रथम से। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, यानी कि ए का 3। देखिए आपका आंसर आ गया, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अब सुदर्शन झील का कौन बनवाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी इससे जुड़े हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा
113 का वो बी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कॉमन सेंस से अप्लाई करके अधिक क्वेश्चन सही कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? कौन किया था सबसे अधिक समय तक शासन? वो बहलोल लोधी किए थे। 38 वर्षों तक शासन किया था, 38 वर्षों तक, ये ध्यान पर रखेंगे। और सबसे, जब ये तो हो गया कि व्यक्ति पूछ रहा है कि कौन शासक पूछ रहा है। जब कोई वंश पूछे कि कौन वंश का सबसे अधिक तक शासन रहा, तो ये तुगलक वंश हो जाएगा। तुगलक वंश, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। जब भी आप मेडाइवल तैयार करें तो इसमें 2-3 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो तैयार कर ले। एक तो दिल्ली सल्तनत, सेकंड में आप तैयार कर लेंगे मुगल। ये दोनों टॉपिक को आप एकदम निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं, हम लोग करेंगे 115 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इसमें प्राचीन भारत के कुछ वंश दिए गए हैं, 4 वंश दिए गए हैं, और उसमें आपको कह रहा है कि विचार करने के लिए। विचार किस संदर्भ में विचार करें? निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रमिक कर्म कौन सा है? मतलब आपको कर्म के हिसाब से आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको इसमें पहले से बाद के कर्म में आपको सजाना है। तो देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी प्रकृति का क्वेश्चन माना जाएगा इसको। तो सबसे पहले सबका टाइम पीरियड हम लोग लिख लेते हैं। सुंग वंश का हम लोग जानते हैं कि 185 BC से 73 BC, ईसा पूर्व। BC का यहाँ मतलब हुआ ईसा पूर्व, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। मौर्य का कौन सा था? 322 BC से 185 BC तक ये शासन किए मौर्य वंश। और कुषाण का तो जानते हैं कि सबसे बाद में था, 1 AD से 3 AD तक, इसे ध्यान पे रखेंगे। ईस्वी में था इसका टाइम पीरियड, ये ध्यान पे रखेंगे। और कण्व का 73 BC से 28 BC तक। अब बताइए, आप लोग को सजाइए क्रोनोलॉजी में कि कौन सा इसमें होगा आंसर। तो देखिए सबसे पहले कौन होगा? पहले मौर्य होगा, मौर्य के बाद शुंग होगा, शुंग के बाद कण्व होगा, और कण्व के बाद कुषाण वंश होगा। यानी कि 2143, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 115 का बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? मतलब तुलसीदास जी के जो रचना है, कुछ रचनाएं हैं, उस रचनाओं में पूछा कि कौन सी इसमें शामिल नहीं है। तो बताइए, विनय पत्रिका तो है तुलसीदास जी की, गीतावली भी है, कवितावली भी है, साहित्य लहरी नहीं है। साहित्य लहरी फिर आप कहेंगे कि मैम किसका है? तो साहित्य लहरी जो है ये सूरदास जी का है, सूरदास जी, ऐसे ध्यान पे रखेंगे। साहित्य लहरी किसका है? सूरदास जी का। और ये तुलसीदास जी का जो है विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं, करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। विगत कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि आयोग जो है 4-5 क्वेश्चन आपको मैचिंग वाला पूछ रहा है, तो आप मैचिंग वाले क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर ले। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, आपको मैच करना है। इमारत है, दूसरी तरफ बनवाने वाले या वाली का नाम है। मतलब कोई इमारत को किसने बनाया है, किस शासक ने बनाया है, आपको ये जानने का प्रयास कर रही है आयोग। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? 2.5 दिन झोपड़ा का संबंध किससे है? कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये तो हम लोग 2.5 दिन झोपड़ा का संबंध किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद के कौन बनाए थे? बाबर। और बाबर का एक बात आप ध्यान पे रखेंगे, बाबर का मकबरा भी जो है ना काबुल में है, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। ए का फोर देखिए कहाँ है? 2 जगह है, एक तो यहाँ एक यहाँ, ये और ये आंसर आपका कट गया। बी का वन भी 2 जगह है, यानी कि अभी भी आपका आंसर 50-50 पे है। अब देखिए एतमाद उद दौला का मकबरा, ये नूरजहाँ से जुड़ा हुआ है,
नूरजहाँ इसको बनवाई थी। डी का 2 कौन हो जाएगा ये। चलिए 3 आपको आया तो आपका आंसर निकल गया, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 117 का बी हो जाएगा। और रेस्ट जो बच गया सी का 3, इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा कंप्लीट कराया गया था। तो याद रहेगा काबुली बाग मस्जिद के से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, शासक कौन है, बाबर। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, इलाहाबाद का किला अकबर, और इत्माउद्दौला का मकबरा नूरजहाँ। तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ व्यक्ति है दूसरी तरफ संबंधित रहे हैं। तो देखिए दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल सही है। जेम्स अगस्टा हिक्की, केलकटा क्रॉनिकल, तो ये जानते हैं हम लोग कि ये इसका नहीं है, बल्कि ये किसका है, ये अगस्टा हिक्की का कौन सा है, ये बंगाल गजट है। बंगाल गजट जो 1780 में है प्रकाशित हुआ था। इससे जुड़े हुए व्यक्ति जो ये बंगाल गजट है, इससे जुड़े हुए व्यक्ति जेम्स अगस्टा हिक्की है, ये नहीं है, ये गलत हो गया। और रामास्वामी नयकर, तो ये जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ज्योतिबा राव फुले, ये तो सत्यशोधक समाज, बहुत ईजी है, तो ये तो थे ही। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपका इसमें ये बी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन से सुमेलित नहीं है, तो यही नहीं सुमेलित है, बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगस्टा के हिक्की का जो जुड़े हुए जो जिस पत्रिका से है वो है बंगाल गजट, ये ध्यान पे रखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तरफ सूची 1 है दूसरी तरफ सूची 2 है, एक तरफ पिता है दूसरी तरफ पुत्र है, आपको मिलाना है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले कौन, बाबर का पुत्र का नाम कौन है, तो कामरान है, बाबर का कामरान। और अकबर का पुत्र तो हम लोग जानते हैं कि सलीम थे, तो सलीम। और शाहजहाँ का जो हो जाएगा मुराद, और जहांगीर का खुसरो। चलिए इस तरह से आप मैच कर लेंगे तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ए का 3 जैसे ही होगा तो ये कट गया। बी का 1 2 जगह है। चलिए शाहजहाँ का मुराद, सी का 4, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। बिल्कुल इस तरह से आप मैच कर लेंगे और शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। इस तरह से शॉर्ट नोट्स अगर बना लेंगे तो आपको रिवीजन करने में लास्ट जो 10-15 डेज होता है उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। कौन सी नहीं की गई थी, तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्थ जो है, चौथा, वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, ये कश्मीर में आयोजित हुआ था, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो है प्रॉपर बिहार में आयोजित किया गया था। तो इस सबका जानकारी आप रख लें। प्रथम बारे में तो बार बार पूछा जा रहा है, ये राजगिरी में हुआ था, ये ध्यान पे रखेंगे। द्वितीय जो है वैशाली में हुआ था, और तीसरा पाटलिपुत्रा में यानी कि पटना में। तो ये तो हो गया कि कहाँ कहाँ ये स्थान हो गया, इससे जुड़ा हुआ डेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 383 BC में, ऐसे ध्यान पे रखेंगे। फर्स्ट जो हुआ था 483 BC में, 100 साल के बाद द्वितीय वाला हुआ था, ये ध्यान पे रखेंगे। फर्स्ट हुआ था 483 में, सेकंड हुआ था 100 साल के बाद 383 BC में, और पाटलिपुत्रा में जो हुआ था 250 BC में, ये भी ध्यान पे रखेंगे। और कश्मीर वाला जो है 72 AD में ऐसे करके हुआ था, 72 AD ऐसे आप ध्यान पे रखेंगे। कहीं कहीं पे 72 होता है, कहीं पे इसमें जो है ईस्वी चेंज भी रहता है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के जो क्वेश्चन थे आयोग के द्वारा डिलीट कर दिए गए। क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत था तो एक्चुअली इसे डिलीट कर दिया गया। तो लेकिन फिर भी आप लोग से ये है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये
आपको इस तरह के क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को। और सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आधुनिक इतिहास में, तो इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे। थीम भी है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आयोग, तो इससे जुड़ा हुआ जो भी आपको फैक्ट मिले, कुछ इतिहास में हो या इसकी पर्सनालिटी बेस्ड हो, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, हाफ पेज का, ये 1 पेज का, ताकि यहाँ से क्वेश्चन जब भी आए तो आपका गलत नहीं हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। इसमें पूछ रहा है कि नहीं थे, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के कौन से आचार्य नहीं थे। तो नागार्जुन थे, शीलभद्र जी भी थे और शांति रक्षित भी थे। कौटिल्य नहीं थे। कौटिल्य मतलब कि चाणक्य नहीं थे। आप कहेंगे कि मैडम चाणक्य फिर कहाँ के आचार्य थे, तो चाणक्य जो थे वो, कौटिल्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन आपको कभी भी पूछा जा सकता है, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, यानी कि उस वहाँ पे वो आचार्य थे जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, ये ध्यान पे रखेंगे। और ये सभी जो थे नागार्जुन, शीलभद्र, शांति रक्षित, ये सभी जो थे नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। तो 122 का तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि नहीं पूछा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें घटनाओं पर विचार करने का मतलब एक ही होता है यहाँ पे, किसको बढ़ते क्रम में ईस्वी वाइज आपको यहाँ पे आपको सजाना है कि राजा नंद कुमार को मृत्युदंड कब दिया गया, सालाबाई की संधि कब हुआ, वांडीवास की लड़ाई कब हुआ, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई। अगर आपको डेट पता है, ईस्वी पता है, तो आप कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो और कह रहा है कि उपरोक्त घटनाओं को सही कालानुक्रमिक रूप से सजाएं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम ईस्वी जानने का प्रयास करते हैं। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड कब दिया गया था, ये 1775 ईस्वी में दिया गया था। सालाबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में। वांडीवास की लड़ाई तो सब जानते होंगे, 1760। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799, ये ध्यान पे रखेंगे, 4 मई 1799। तो अब बताइए कि इसमें कैसे क्रोनोलॉजी में कौन पहले होगा। सबसे पहले तो 3 होगा, वांडीवास की लड़ाई, तो आपका ये ऑप्शन कट गया। 3 के बाद कौन सा होगा, 1 होगा। 3 के बाद 1 आपका आंसर आ गया। 1, 2 भी पता रहेगा तो आप मोटा मोटी बना ले जाएंगे। 2 ऑप्शन को पहले छांटना, एलिमिनेट करना सीखिए। इस सीरीज में आप ये भी सीखेंगे कि एलिमिनेट कैसे किया जाता है, ऑप्शन को। ये एक हमको आता था कि वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुआ है, ये दोनों ऑप्शन कट गया क्योंकि 3 पहले होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। इस तरह से आप क्वेश्चन एग्जाम में सही कर सकते हैं अधिक से अधिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इसमें पटना हरकरा का जो है प्रकाशन सबसे पहले हुआ था, ये 1855 में प्रकाशन हुआ था, ये ध्यान पे रखेंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पटना से बिहार से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, बिहार से प्रकाशित होने वाला था, ये ध्यान पे रखेंगे। शायद क्वेश्चन भी यही आपसे पूछ रहा है। और बिहार हेराल्ड जो था वो सबसे पुराना, इसके बारे में विशेषता ये है कि सबसे पुराना अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये पत्र है, ये ध्यान पे रखेंगे बिहार हेराल्ड के बारे में, क्योंकि बिहार हेराल्ड से भी क्वेश्चन आयोग पूछ चुके हैं, ये भी आपका थीम है। और समाचार पत्र जब भी कुछ पढ़े बिहार के रिस्पेक्ट में तो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये थीम है आपका बीपीएससी का ये थीम है समाचार पत्र। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग, जवाब दीजिए। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ घटना है, संगठन है, दूसरी तरफ उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति है। तो जो बताइए कौन सा होना चाहिए, इसमें मैच कीजिए। जो सबसे इजी आपको लगे सबसे पहले वही मैच कीजिए।
आज़ाद रास्ता का गठन कौन किए थे? तो ये जयप्रकाश नारायण जी किए थे। बी का वन देखिए कहाँ पे है, एक ही जगह है। अगर मैं एग्जाम में रहती तो इसी तरह से सॉल्व करती क्वेश्चन। आज़ाद रास्ता बी का वन। चंपारण से कौन जुड़े हुए थे? तो चंपारण से राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए थे। किसान सभा से बिहार से तो ये सहजानंद सरस्वती जी थे। जब भी किसान की बात आए और सहजानंद सरस्वती जी आए तो बिल्कुल उसको भूलना नहीं है। अब 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह तो श्याम नारायण सिंह, ऐसे ये ध्यान पे रखेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को मैच करना है, अप्रोच करना है, एलिमिनेट करना है। अब बिल्कुल मतलब आंसर को एकदम ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अब जो भी क्वेश्चन में आपको ना भी आए थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है, लॉजिक गेस करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपको मैं बता रही हूँ, जो डी का 4 है, डी का 4 सामना सामनी जनरली आयोग नहीं देगा, तो ये आपका ऑप्शन कट गया। सी का 3 है, जनरली नहीं होगा। बी का 2 है, सामना सामनी नहीं होगा। सी का 3, ए का 1 और सी का 3 है, तो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन आपका कट गया। जो बच गया देखिए, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 अलग अलग है। तो ये आंसर हो सकता है। अगर आपको जिस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं आता तो आप ऐसे बना के देखिए, आपका 50-60% चांस है कि आपका बन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने का एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है, चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करें। तो कौन है? दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है और स्टेथोस्कोप है। तो यहाँ पे और एक है परिदर्शी यंत्र। तो सबसे अलग जो है यही है, स्टेथोस्कोप है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से आपको मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पे सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगी और फिर इन डिटेल्स जो है किसी अन्य वीडियो में बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बताऊंगी तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो 127 का जो है वो बी आंसर है, बी आंसर है, आप लोग लगा लेंगे। 128 का जो है आंसर है वो डी है, ससुर। और 129 का, क्योंकि ये मैथ रीजनिंग है तो मैथ रीजनिंग मैं किसी अन्य क्लास में इसका वीडियो लाऊंगी प्रॉपर 10 क्वेश्चन का। 129 का इसमें आंसर जो हो जाएगा डायरेक्शन में पूर्व हो जाएगा। 113 में आपको इसका आंसर जो होगा मोहिंदर, MOHINDER, यानी 130 का ए। 131 का पोजीशन जो है इसका रैंक 16th हो जाएगा, यानी डी। और 132 जो दिया गया है गणित का कुछ सवाल है, तो इसमें आंसर जो है वो 77 आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो 77 आएगा। और 133 का जो इसमें एज पूछ रहा है, तो इसमें एज जो हो जाएगा वो 9 और 50, यानी कि डी। 134 का जो इसमें आंसर है वो 35 है, 34 का आंसर ए। 36 का जो इसमें आंसर आयोग ने जो लिया है और जो आ रहा है सॉल्व करके वो डी होगा। 8% और 6, इस तरह से इसका आंसर होगा। 136 क्वेश्चन जो है अब वो मैथ रीजनिंग खत्म हो गया। अब यहाँ से अब आपके करंट के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। करंट भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, करंट अफेयर्स। यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 35 क्वेश्चन, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? तो इसमें तो जो है वो आयोग जो है इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिए कि करंट बेस्ड था, तो कुछ क्वेश्चन में त्रुटि होगी इसलिए आयोग ने डिलीट कर दिया। तो हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। 137 नंबर क्वेश्चन। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? एक तो जानते हैं कि कोसी मेची जो नदी है उसको जोड़ करके एक परियोजना बनाया गया है
नहर परियोजना। तो उसमें कह रहा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को लाभ होगा। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कॉमन सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये बिहार है, आपने ऐसे ऐसे करके बिहार बनाया, यहाँ से गंगा नदी आई, ये हो गया नॉर्थ बिहार और ये हो गया आपका साउथ बिहार। तो जो भी ऊपर से आने वाली नॉर्थ साइड से आने वाली रिवर है जिसमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी है, और नीचे से जो साउथ बिहार से जो नदी जाती है गंगा में, तो उसमें जिसमें कर्मना, सासोन, पुनपुन, इस तरह की जो नदी है तो उसको आप याद कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजीली बना लेंगे। तो जब भी कोई नदी की बात आएगी या जोड़ने की बात होगी तो जो उससे जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट होगा, जहाँ से नदी निकल रही है, जा रही है, जो उसका रूट है, वे है, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट हुआ, लाभ कहीं ना कहीं उसे ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि गंगा नदी का लाभ क्या कहते हैं पाकिस्तान को मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। गंगा नदी का लाभ कहीं ना कहीं भारतीय को मिलेगा, भारत को मिलेगा, क्योंकि वहाँ है, वहाँ से बहती है तो वहीं को व्यक्ति को मिलेगा। तो इसी तरह आपको सोचना है। तो इसमें किसको लाभ मिलेगा, कोसी मेंची रिवर है कि किस साइड, तो आपको जब भी ये सीतामढ़ी बिल्कुल इसमें नहीं आएगा, पटना बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इसका रूट ही नहीं है। तो इसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसे लाभ मिलेगा। और आपको क्योंकि ये नदी ही पास करती है इस रीजन से, इस डिस्ट्रिक्ट से, इसका रूट ही इधर है। तो जो जिसका रूट रहेगा कहीं ना कहीं लाभ तो उसी क्षेत्र के व्यक्ति होंगे। तो इसमें सी आंसर होगा 137 का सी। जब इस तरह का क्वेश्चन बनाए तो इसी तरह आप देखिए कि कौन इसमें नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद आपका आंसर जो आ जाएगा वही आंसर सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जाम में, अप्रोच इसी तरह से करना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अगर आप इस सीरीज़ से जुड़े रहते हैं साथियों YPLP प्रोग्राम से, तो जो साइज से आप जुड़े रहते हैं जो साइज पीसेस के चैनल से, तो आपको इसी तरह से मतलब जो क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करेंगे, ट्रिक्स टेक्निक कैसे लगाएंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे को ऑप्शन को, इस तरह का सभी प्रकार की जो है सुविधाएं आपको यहाँ इसी चैनल पे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसलिए आप जुड़ जाएं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो बिल्कुल जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ जाते हैं तो जो 1-to-1 मेंटरशिप का जो लिंक मिलता है, लाइव क्लास करने का मौका मिलता है, वो आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ ले पाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उससे आप जाएं और वहाँ पे ज्वाइन कर ले, बस आपको इतना ही करना है। 138 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। एक तो कह रहा है कि किन भारतीय भाषाओं को, तो इसमें किनको है, तेलुगु को तो बहुत पहले ही दे दिया गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा, और इधर रिसेंट में किसको दिया गया था, मराठी और बंगाली को। तो इस तीनों के आधार पर आंसर जो होगा वो डी होगा। और क्वेश्चन में खुद भी लिखा है कि भाषाओं, लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, तो जो प्लुरल ऑलरेडी बनाया गया है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है। एक के बारे में कह रहा है कि एक से अधिक के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पे एक से अधिक के बारे में कह रहा है, तो इसमें एक से अधिक के आधार पर आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान दें, ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है, वे है। 139 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो इसको दिया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। देखिए यहाँ पर भी ऑलरेडी लिखा हुआ है बर्ड, पक्षी, और यहाँ पर भी बर्ड है। तो ऐसे भी जब आपको क्वेश्चन जब नहीं आए एग्जाम हॉल में तो उसी से जुड़ा हुआ कोई शब्द को देखिए, मैचिंग कीजिए, जो हो तो उसी के साथ आप चले जाइए, आंसर आपका सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन देने से आए हुए ये जानना चाहता है कि आपके पास सच में कॉमन सेंस है कि नहीं, आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। इस सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, ये आप ध्यान पे रखिएगा। हर चीज़ आप रट के नहीं जा सकते, हर चीज़ आपको मेमोरी में नहीं रहेगा। एट द टाइम आपको वो चीज़ देखना है और उसको सॉल्व करना है। तो 139 का जो हो जाएगा ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है संस्था है, उसको वो पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र में मतलब इसको शामिल करने का दिया गया है। तो और नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये जमुई में है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, जमुई में है। नागी और नकटी दोनों जमुई में है और दोनों अलग अलग है, ये भी ध्यान पे रखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन क्या करें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। मधुबनी में किया गया था। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत है नहीं। करंट अच्छे से आप लोग तय कर लिए। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको जो है
एडुटेरिया का करंट अफेयर आपको अच्छे से कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में और इन डिटेल्स। तो आप बिल्कुल जुड़ जाएं और इसको सीरीज को देखें और साथियों को भी बताएं। 141 नंबर क्वेश्चन क्या कराए इस क्वेश्चन में, चलिए आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। साइंस टेक का क्वेश्चन है। लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो दिया गया है लूनर ट्रेलब्लेजर, इस मिशन का आपको पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बताते टेक्निक बताते हैं। चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना हो सकता है, ये बिल्कुल सिंपल लाइन है। पूरे चंद्रमा का एक त्रिआयामी मॉडल बनाना। देखिए कभी भी कोई भी चीज़ का जो उद्देश्य होगा, मिशन होगा, वो उसमें कभी पूरे कवर हो सकता है। इतना भी मतलब हम लोग चंद्रमा पे गए हैं तो पूरे चंद्रमा का तो कवर नहीं किए हैं, होल चंद्रमा की बात कर रहा है, पूरा इंटायर कह रहा है। इंटायर शब्द ही निगेटिव है, इंटायर ये निगेटिव है, तो ये कट जाएगा आपका ऑप्शन। नए चंद्र रोवर्स का परीक्षण करना, ये भी इसके अकॉर्डिंग नहीं है। जो बिल्कुल आंसर को डिटेल लिख रहा है, सही से एक्सप्लेन कर रहा है, वही आंसर आपका इस तरह के क्वेश्चन में होगा। चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, मैपिंग करना, बिल्कुल सही है। तो 141 का ए। इस तरह के क्वेश्चन में आप इसी तरह ऑप्शन को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, कुछ एक्सट्रीम वर्ड देख करके, कुछ ऐसा सेंटेंस देख करके जो लगेगा कि एकदम बिल्कुल मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, कनेक्ट नहीं है। 142 क्वेश्चन क्या करे? अफ्रीका कनर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप जो भी ऐसे समुदाय हो, पिछड़े समुदाय हो या वल्नरेबल सेक्शन हो, उस सेक्शन को आप देख सकते हैं। अमेरिका में इंडो अफ्रीकी मूल के लोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अफ्रीका में आदिवासी समुदाय, इससे ज़्यादा रेलिवेंट ये लग रहा है क्योंकि ये आदिवासी की बात कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह, जब जो भी दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत अल्पसंख्यक है, कहीं भी ये जो अल्पसंख्यक समूह होता है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल ग्रुप में आता है। तो आपका 142 का जो आंसर है वो सी है। वैसे मैं अगर एग्ज़ाम हॉल में रहती तो इसी बी और सी में से ही कोई एक ऑप्शन को टिक करती, इसको मैं काट देती, इसको मैं काट देती। बी सी में से आप गेस कर लीजिएगा। 50-50 जैसे ही अगर आप आ जाएं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़रूर बनाएं, आपका सही होने की संभावना है। इसमें से जो आपको लगे कि उस समय ब्रेन जो कहे इंटेलिजेंसी के आधार पे कि ये होना चाहिए, आप उसके साथ चले जाएं। कुछ अगर गलत होंगे तो कुछ सही भी होंगे, इससे ओवरऑल आप पॉजिटिव रहेंगे मार्क्स में। 143 नंबर क्या है क्वेश्चन? उस 16वीं सदी की बावरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो किसे संरक्षित किया है? तो ये राजू की बावली जो है उसे संरक्षित किया। ये आप लोग ध्यान रखें, करंट है बिल्कुल, तो इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 144 क्या करा? न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो ये कौन किया है? ये एरिक एडम्स। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप कर दिया अगर नहीं पता है तो। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको बिल्कुल पता भी नहीं रहा, चाहे आप कितना भी करंट क्यों ना पढ़ के चले जाएं। तो ये एरिक एडम्स है, ये ध्यान पे रखेंगे। अब आप इसमें थोड़ा सा ये ध्यान पे रखेंगे 14 अप्रैल को जो है वो BR अम्बेडकर दिवस बनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान पे रखें। 14 अप्रैल ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस डेट से बन सकता है। 145 नंबर क्वेश्चन, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? तो ये 145 जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इसका स्थायी नारा कौन सा है, तो कौन सा आप बताइए? तो इसमें है यूनाइटेड बाय म्यूजिक। 145 का सी। और देखिए अगर आंसर अगर मारना हो तो कैसे मारिएगा? एक तरफ तो यहाँ पे यूनाइटेड है, यहाँ पे यूनाइटेड है, यहाँ पे म्यूजिक है, यहाँ पर भी म्यूजिक है। तो इस तरह से आप आंसर ए और बी में से ही ए और सी में से ही कोई ना कोई छान। जब भी कोई सिमिलर साउंडिंग टाइप का ऑप्शन रहे तो आंसर कहीं ना कहीं उसी में से इर्द गिर्द रहता है, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। अगर आपको आता है तो फर्स्ट हैंड आप नॉलेज के साथ बनाए, अगर नहीं आता है तो गेस आप ऐसे ही करेंगे। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन। 146 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसरो के GSLV
F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को भी आप कैसे अप्रोच करेंगे ये बताते हैं। इससे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया, ये जनरल लाइन है, बिल्कुल सही है। श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां प्रक्षेपण था, तो नहीं पता, आगे देखते हैं। श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, या तो 101 होगा या तो 100 होगा, कोई दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है। तो इसमें से A और C ये दोनों सही है, और इस दोनों के आधार पे जो है आंसर आपका D हो जाएगा। जैसे देखिए एक तो आपको पता था कि एक सही है क्योंकि जनरल लाइन है, कहीं से कोई काटने वाली नहीं है। दूसरा है कि B और C दोनों दे दिया है, तो एक दोनों में से कोई एक तो सही होगा, कोई एक गलत होगा, तो दो के आधार पे आप D के साथ आंसर लगा सकते। इस तरह से एग्जाम में आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, सब क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है। जो G20 का जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, यानी कि भारत में नई दिल्ली में जो हुआ था, उससे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जब हुआ था इंडिया में तो क्वेश्चन बनना बिल्कुल लाजमी था। तो इसमें कह रहा है कि यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, बिल्कुल गलत। इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, बिल्कुल इस तरह का विषय नहीं था। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया गया, ऐसा नहीं था। ये तीनों के आधार पे गलत है, और इसका आंसर जो है वो D था। ये तो हो गया कि चलिए हम इसका आंसर जान लीजिए उस समय के अकॉर्डिंग। अब देखिए अब जो G20 हुआ, G20 अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी जो है 21वां कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए। 21वां जो हुआ है ये फ्लोरिडा USA में हुआ है, ये आप ध्यान पे रखेंगे। और 20वां जो हुआ है G20 का सम्मेलन का, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका, ये आप ध्यान पे रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से अब जो करंट बनेगा यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। 20 और 21 आपको दोनों याद रखना है। 20वां जो हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ, अभी वर्तमान में जो है 21वां G20 2026 जो है वो USA के फ्लोरिडा में हुआ है, ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन, 148 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है। तो देखिए किस पे बनी है। 2030 तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध का लक्ष्य। देखिए कभी भी कोई चीज़ जो है ना प्रतिबंध नहीं होगा, वो भी जीवाश्म ईंधन पर। आज भी हम लोग भारत जैसे विकासशील देश या बहुत से विकासशील कंट्री जीवाश्म ईंधन पे ही अपनी ऊर्जा के लिए निर्भर है। तो इसको प्रतिबंध कैसे कर देगा, बैन नहीं किया जा सकता है, रिड्यूस कम किया जा सकता है। यहाँ पे अगर रहता कि कम किया जा सकता है या कम करने का लक्ष्य है तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया है, बैन शब्द का यूज किया, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका कट जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को ऑप्शन को काटेंगे। विकसित देशों में 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम $500 बिलियन देने की अपील की है। देखिए सी, देखिए विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की है। या तो B सही होगा या तो C सही होगा, क्योंकि दोनों में बात एक ही है। यहाँ पे सिर्फ डेटा का मैनिपुलेशन है, एक तरफ 2030 है, एक तरफ 2035 है, दूसरी तरफ $500 बिलियन है, तीसरी तरफ $300 बिलियन है। तो कभी भी जब भी बात पैसे की हो तो जो कम के साथ रहे उसके साथ आपको जाना है, क्योंकि पैसा कौन से कंट्री अपना देना चाहता है, वो तो सभी देश यही चाहता है कि हमारा कम से कम पैसा खर्च हो, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो। विकसित कंट्री तो वैसे भी चाहता है कि बस काम बेस चलता रहे, तो जब भी सारा मुद्दा तो पैसे की ही होती है। तो 148 का जो आंसर होगा वो C होगा। 2035 तक $300 बिलियन देना, मतलब अधिक ईयर अधिक है और पैसा कम है, ये ध्यान पे रखेंगे। ये आपका डाटा गलत है। 148 का C। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। 149 क्या कह रहा है। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जो वेजिटेरियन था उसको कह रहा है कि और कौन सा पुरस्कार उसे दिया गया था। तो इसे हम लोग जानते हैं कि उसे जो मिला गया था वो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी उसे मिला था।
तो ये तो हो गया कि हम लोगों ने आंसर जान लिया। अब ये चलिए कि ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब 2025 के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है करंट। 2025 का जो साहित्य में किसे मिला है, तो ये ध्यान पर रख लीजिए। लास सलाजला क्रासजना हरेकाई, इसका नाम थोड़ा अलग है, हरेकाई, ये ध्यान पे रखेंगे। ये जो है इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है और ये कहाँ की है, ये हंगरी की रहने वाली है, ये ध्यान पे रखेंगे। नाम क्या है साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का, लास सलाजला क्रासजना हरेकाई, हंगरी की है, बस ये ध्यान पे रखेंगे। और शांति का एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे मिला है, तो ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। ये वेनेजुएला की है, वेनेजुएला की। इन्होंने अपना शांति पुरस्कार जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी जो है उन्हें मतलब समर्पित की है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो ये दोनों याद रखेंगे, शांति का और साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आज का लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है। जब भी किसी प्रकार का ग्लेशियर हो या माउंटेन हो, कुछ इस तरह का अगर चर्चा में रहे तो उसे ज़रूर आप तैयार कर लें। तो ये मृत घोषित किसे किया गया था, याला ग्लेशियर को, याला ग्लेशियर, ये ध्यान पे, ये नेपाल में है, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। तो साथियों ये आपको सीरीज कैसा लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट वाला लग रहा होगा, लॉजिकल लग रहा होगा। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप खुद स्वयं तो देखें ही, कमेंट करें और आपकी क्या और डिमांड है वो भी आप रखें हमारे समक्ष। और अगर अच्छी लग रही है तो आप उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ किसी ग्रुप में अगर आप एक्टिव हैं तो उसे ज़रूर वहाँ भी शेयर कर दें, ताकि ये अच्छी चीज़ अच्छे लोगों तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अब अगली सीरीज में। 70 जो बीपीएससी है उसके पीवाईक्यू को डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। उम्मीद है कि 10 ईयर को अगर पेपर को इस तरह से आप लोग को अगर करा दिया जाएगा तो उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम तक काफ़ी मतलब क्या कहा जाए, अच्छे कैटेगरी में आप आ जाएंगे, एकदम लगेगा काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।